साइकिल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनालिसिस ऑफ दिस साइकिल। इस साइकिल की एनालिसिस कैसे करें? एनालिसिस का मतलब है ये जो डिफरेंट हम बात कर रहे हैं कि 4 से 1 तक एवोपरेटर लगा है, 1 से 2 तक कंप्रेसर लगा है, 2 से 3 तक कंडेंसर लगा है और 3 से 4 तक हमारा क्या लगा है? एक्सपेंशन डिवाइस लगा है। ठीक है, तो इनके लिए हर सिस्टम की एनालिसिस कैसे की जाए, इन चीज़ों को हमें देखना है। क्लियर है? शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंप्रेसर से कि कंप्रेसर में क्या क्या चीज़ें होंगी और कंप्रेसर का बेसिकली यूज़ क्या था? वर्क इनपुट प्रोवाइड करना। इस सिस्टम को वर्क इनपुट देना किसकी मदद से होता है? कंप्रेसर की मदद से होता है। तो आखिर हम कितना वर्क इनपुट देंगे? ठीक ना, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनालिसिस ऑफ कंप्रेसर। सबसे पहले 1 से 2, इसमें क्या लगा हुआ है भाई? कंप्रेसर लगा हुआ है। तो यहां पर हमें निकालना है कि कंप्रेसर की मदद से हम कितना वर्क इनपुट देंगे। कंप्रेसर का मकसद यही था, वर्क इनपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कंप्रेसर का वर्क निकालने के लिए मैंने बताया कि कंप्रेसर क्या है? एक ओपन सिस्टम है। एक तरफ से मास फ्लो रेट इन कर रहा है और एक तरफ से मास फ्लो रेट आउट हो रहा है। सो इट इज एन ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का वर्क जैसे हम निकालते हैं, उस सिस्टम का हम यूज करके और फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्रेसर का वर्क इनपुट। चूंकि ये ओपन सिस्टम है, दैट इज फ्लो प्रोसेस है, फ्लो इन हो रहा है और फ्लो आउट हो रहा है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर द फ्लो प्रोसेसेस का यूज करेंगे और लिख सकते हैं फॉर कंप्रेसर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए क्या लिख सकते हैं? H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ1 प्लस DQ, ये इक्वल होगा किसके? H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस ZZ2 प्लस DW। यही वर्क आपको फाइंड आउट करना है ओपन सिस्टम के लिए। ठीक है, नाउ चूंकि ये कंप्रेसर है, ये सिस्टम वेलोसिटी बढ़ाने के लिए नहीं बनी है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डेटम पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि किसी भी कंप्रेसर के लिए हम रेफरेंस पॉइंट मान करके Z1 को किसके बराबर कर सकते हैं? Z2 के बराबर कर सकते हैं। तो Z1 से Z2 ओवरकम हो जाएगा और V1 स्क्वायर बाई 2 से V2 स्क्वायर बाई 2 भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं होता है। सो फाइनली ये इसके साथ कवर आउट हो गया और बचा क्या भाई? H1 प्लस DQ इज इक्वल टू H2 प्लस DW। ना ध्यान दें, अब इस DQ को भी हटाना है और इसके लिए हम मानते हैं कि कंप्रेशन में जो कंप्रेशन वर्क हो रहा है दैट इज आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक। क्लियर है? और एडियाबैटिक का मतलब है जिसमें किसी तरह का हीट ट्रांसफर ना हो। क्लियर है? तो अगर ये प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक मान के चल रहे हैं तो DQ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस DW। सो यहां से हम लोग DW फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2। बट ध्यान दें, H1 नीचे है और H2 ऊपर है। हम देख सकते हैं दिस इज द एंथैल्पी ऑफ H1 एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ H2। पॉइंट 2 की एंथैल्पी क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन H1। पॉइंट 2 की एंथैल्पी हमेशा पॉइंट 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि हमने रेफ्रिजरेंट को क्या कर दिया है? कंप्रेस कर दिया, जिससे उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं, जिसके कारण उसकी एंथैल्पी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इन चीजों को सही, अदरवाइज सही करने के लिए हम यहां से क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे। सो DW इज इक्वल टू माइनस H2 माइनस H1। नाउ यहां माइनस साइन का इसके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, ये हमने कार्नोट साइकिल में भी सिखाया था। यहां माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है कि दिस वर्क इज ऑन दिस सिस्टम, दैट इज दिस वर्क इज नेगेटिव। लेकिन जब आपको वैल्यू यूज करना होगा तो आप सिर्फ H2 माइनस H1 यूज करेंगे। ये चीज हमने कार्नोट साइकिल में सीखा था।
जब हम COP फाइंड आउट कर रहे थे वहां भी नेगेटिव आ रहा था और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन था कि सर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव साइन वहां हमें ये बता रहा है कि दिस वर्क इज ऑन दिस सिस्टम। बात समझ में आ रही है? दिस इज जस्ट ओनली फॉर द साइन कन्वेंशन। क्लियर है? सो दिस इज द वैल्यू। अब मैंने कहा कि साइन कन्वेंशन की समस्या ना हो और माइनस की समस्या ना आए, जब भी आप इसे सॉल्व कर रहे हैं हमेशा क्या करें, बड़ी इंथैल्पी में से छोटी इंथैल्पी को माइनस करें। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखेंगे तो कहीं भी साइन कन्वेंशन का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़ी वैल्यू है हमेशा उसमें से छोटी वैल्यू को क्या करें, माइनस करें। ठीक है? तो फिर इस माइनस की समस्या आएगी ही नहीं। क्लियर है? तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ किसका हो गया, ये कंप्रेसर का। आपको इतना वर्क देना पड़ेगा, यानी अगर हमें कंप्रेसर का वर्क निकालना है तो हमें 2 पॉइंट की इंथैल्पी मालूम होनी चाहिए। कहां की, पॉइंट 1 की और पॉइंट 2 की। इनके इंथैल्पी का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट हो जाएगा। नाउ यहां पर इसका यूनिट क्या होगा वर्क का, किलो जूल पर केजी। ठीक है? यहां से हमें एक स्टेप और आगे जाना होगा। हम यहां पर ये मान के चलते हैं कि हमारे रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट 1 kg पर सेकेंड है। ठीक है? बट अगर हम माने कि यदि मास फ्लो रेट m डॉट है, मास फ्लो रेट का मतलब kg पर सेकेंड, तो यहां से ये तो वर्क निकल गया और एक आता है कितना पावर कंज्यूम हुआ। ठीक ना? बात समझ में आ रही है? ये तो वर्क हुआ बट पावर कितना कंज्यूम हुआ। सो पावर की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर सेकेंड। ठीक ना? तो इसमें क्या करेंगे, इसी वैल्यू में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास फ्लो रेट। यदि हमारा मास फ्लो रेट m डॉट है, यानी कितना हो जाएगा, kg पर सेकेंड, m kg पर सेकेंड, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, वर्क के साथ मल्टीप्लाई कर दें, H2 माइनस H1। अब देखिए जब इसमें m डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यूनिट क्या है, kg पर सेकेंड। m डॉट का हो गया kg पर सेकेंड, और इसका कितना था, किलो जूल पर kg। ये खत्म, और क्या बना, किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वॉट। दिस इज नथिंग बट पावर रिक्वायर्ड। कितने पावर की आवश्यकता होगी। कई जगह आपको वर्क डन निकालने नहीं देगा, पावर कितना रिक्वायर्ड है ये पूछेगा, तब आप इस सिस्टम का यूज करेंगे। कंडेंसर के लिए हमें फिर से थर्मोडायनेमिक्स में जाना पड़ेगा। यदि आप कंडेंसर को देखें तो कंडेंसर में कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है, आइसोबेरिक हीट रिजेक्शन, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रही है। और याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स में यदि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो ये किसके बराबर होता था, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, बताएं, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। सब कुछ बता रखा है पहले। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का ट्रांसफर करते हैं देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, एंड इफ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये सारी चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी थी, जहां मैंने सीपी और सीबी आपको बताया था। ठीक ना, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जरा देखिए 2 से 3 तक तो कांस्टेंट प्रेशर है ना, 2 से 3 में कंडेंसर लगा है। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब 2 से 3 जो हीट का एक्सचेंज कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है यह किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? तो कितने हीट का ट्रांसफर हो रहा है भाई, कंडेंसर में कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्यू रिजेक्ट, कहां से कहां तक, 2 to 3। This will be equal to change in enthalpy, change in enthalpy, because यही हमने सीखा है कि जब भी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का ट्रांसफर हो this will be equal to change in enthalpy। so इसको हम लिख सकते हैं Q2 और सिंपली Q रिजेक्टेड
इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अब फिर से देखिए, बड़े में से छोटे को माइनस करें तो कभी भी समस्या नहीं आएगी। अब बड़ा 2 होगा कि 3 होगा? 2, क्योंकि यहां से हीट रिजेक्शन स्टार्ट हो गया है। जब हम हीट रिजेक्शन शुरू कर देंगे तो वैल्यू क्या होने लगी, इंथैल्पी क्या होने लगी, कम होने लगी। तो 3 की इंथैल्पी 2 से क्या रहेगी, कम रहेगी। सो इट विल बी H2 माइनस H3। ठीक है, इट विल बी किलो जूल पर केजी। बात समझ में आ रही है? अब इसी में एक पॉइंट और पूछता है, ये तो हीट रिजेक्टेड हो गया। देन एक पॉइंट पूछता है रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। रेट यानी आप टाइम के रिस्पेक्ट में बताएं, तो फिर हम लोग इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m डॉट से, मास फ्लो रेट से। तो रेट ऑफ हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू m डॉट इंटू H2 माइनस H3। क्लियर है? H2 माइनस H3, और फिर से यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड, दैट इज किलो वाट। बात समझ में आ रही? अब फिर से देखें यहां पे, अगर आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिया होता आपने, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते, 3 माइनस क्या करते, 2 करते, तो यहां पर एक साइन क्या आ जाती, माइनस क्या आ जाती ना, क्योंकि H2 बड़ा था और 3 माइनस 2 होता है। जनरली हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप 3 माइनस 2 करते तो यहां एक माइनस साइन आता है। फिर से वो साइन कन्वेंशन ही बताता है कि दिस हीट इज गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, दिस हीट इज रिजेक्टेड। यदि सिस्टम से हीट बाहर जाए इट विल बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो माइनस जो साइन है वो सिर्फ हमें साइन कन्वेंशन को रिलेट करता है। क्लियर है? तो अगर आप बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो साइन कन्वेंशन की समस्या ही नहीं आएगी कहीं पे। तो एक्सपेंशन वाल्व में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी कीमत बहुत कम है और हमारा काम भी हो जाता है। यह एक बहुत ही स्मॉल डायमीटर की ट्यूब होती है जिसे हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट को क्या करते हैं, पास कराते हैं। और जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर होता है और उसके कारण जो हीट डेवलप होता है वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट खुद ही एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम एडियाबैटिक भी मानते हैं। ठीक ना? इसमें किसी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं होता। बेसिकली इस प्रोसेस को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं, जिसको कि हम थ्रॉटलिंग के नाम से भी जानते हैं। अब ये भी एक ट्यूब है, एक जगह से रेफ्रिजरेंट इन हो रहा है और दूसरी जगह से रेफ्रिजरेंट आउट हो रहा है, यानी बिल्कुल इट इज भी, ये भी कैसा हो गया सिस्टम, ओपन सिस्टम। एक तरफ से मास इन हो रहा है और एक तरफ से मास आउट हो रहा है। तो ओपन सिस्टम के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई टू फ्लो प्रोसेस का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, अगर 2 पॉइंट ले लें तो H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस DW। क्लियर है? अब चूंकि ये एक पतली ट्यूब है तो डेटम तो हर पॉइंट का क्या रहेगा, सरफेस रेफरेंस पॉइंट से इक्वल रहेगा। सो Z1 इज इक्वल टू Z2। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी में कहीं चेंज नहीं होगा। सो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ और GZ1 GZ2 के बराबर है, तो हमारा बच क्या जाता है, H1 प्लस DQ इज इक्वल टू H2 प्लस DW। अब एक समस्या और भी है, चूंकि जो हीट डेवलप हो रहा है वो खुद कौन ले रहा है, रेफ्रिजरेंट ले रहा है। तो सिस्टम से बाहर किसी तरह का हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सो हम इस DQ को क्या मान लें, 0। ट्यूब के अंदर किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ट्यूब के भीतर कोई मूविंग पार्ट नहीं है। सो कोई भी पिस्टन वर्क या डिस्प्लेसमेंट वर्क हमारा नहीं हो रहा, और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं हो रहा है सो दिस वर्क विल बिकम 0। सो फाइनली हमें मिलता है H1 इज इक्वल टू H2। और ये H1 इज इक्वल टू H2 नहीं, H1 इज इक्वल टू H2 नहीं, H3 इज इक्वल टू H4, क्योंकि यहां पर पॉइंट को हमने 1 2 मान लिया, बट इन जनरल में यहां पर पॉइंट क्या है, 3 और 4। तो आप इसको सिंपली जहां जहां 1 है वहां क्या कर सकते हैं, 3 3, और यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, 4 4 और 4, 3 और 4। ठीक है? तो यहां पर हमें मिलेगा H3 इज इक्वल टू H4।
सो ये हाँ बिल्कुल DH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और H इज इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए इस प्रोसेस को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस या फिर थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। सेम एज कंडेंसर, एवापोरेटर भी क्या है? हीट एक्सचेंजर, जहां प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है और यहां भी हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। यानी हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्लियर है? सो Q absorb is equal to change in एंथैल्पी। क्यों भाई? क्योंकि हीट का एक्सचेंज किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। सो Q absorb इज इक्वल टू, अब फिर बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा कौन होगा? 1 या 4? 1, क्योंकि यहां से यहां जाते समय इसने हीट को क्या कर लिया? रेफ्रिजरेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस पॉइंट की एंथैल्पी ज्यादा होगी कंपैरिजन टू दिस पॉइंट। सो इट विल बी H1 माइनस H4। क्लियर है? ध्यान दें, ये जो हीट एब्जॉर्ब हुआ, इसी हीट के एब्जॉर्ब करने के कारण क्या हुआ? कूलिंग परफॉर्म हुई। क्योंकि आप कुछ भी खाने पीने का सामान कहां रखते हैं? एवापोरेटर के पास, ताकि जब यहां पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो है वो हीट को क्या कर ले? वहां से एब्जॉर्ब कर ले। यानी कूलिंग परफॉर्म किसके कारण हुआ? इस हीट एब्जॉर्ब होने के कारण। इसीलिए इस Q एब्जॉर्ब को हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और कूलिंग इफेक्ट। लेकिन जब हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना हो तो हम इसी का यूज करेंगे या Q एब्जॉर्ब की वैल्यू फाइंड करेंगे। साथ ही हमें यह ध्यान रखना है, कई जगह आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की बात करेगा, ठीक ना? क्या निकालने के लिए बोलेगा? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना हो जाएगा? मास फ्लो रेट से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में। सो m डॉट को किससे मल्टीप्लाई करना है? H1 माइनस H4। तो ये आपको क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, दैट इज किलोवाट। और इसका यूनिट हमारा क्या था? किलो जूल पर केजी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से हम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए, चारों ही जो हमारे प्रोसेस थे, इनके एनालिसिस के बाद हमें क्या मिला कि यदि वर्क इनपुट चाहिए इट विल बी H2 माइनस H1। Q रिजेक्टेड, कितना हीट रिजेक्ट हुआ ये निकालने के लिए H2 माइनस H3। कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या फिर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहें या फिर कूलिंग इफेक्ट, वो हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक ना? और कैपिलरी ट्यूब के लिए हमारे पास क्या था? H3 इज इक्वल टू H4। यानी अगर पूरे साइकिल की एनालिसिस करें तो कोई भी चीज निकालने के लिए आपको सिर्फ 3 पॉइंट की एंथैल्पी चाहिए। पॉइंट 1, 2, 3 और 4। इन चारों में से यदि आपके पास किसी 3 पॉइंट की एंथैल्पी मालूम हो तो आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखें, वर्क इनपुट में पॉइंट 2 और 1 यूज हुआ, हीट रिजेक्टेड में 2 और 3 यूज हुआ, और हीट एब्जॉर्ब में 1 और 4 यूज हुआ। यानी 1 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है, 2, हर एक पॉइंट की एंथैल्पी यूज हो रही है। और हमें यह भी पता है कि 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर, ठीक ना? यानी इन दोनों में से सिर्फ एक अगर मालूम हो जाए तो दूसरा अपने आप आपको मालूम है। या तो 3 मालूम है या फिर 4 मालूम है तो दूसरा मालूम चल जाएगा। इनके अलावे आपको H1 और H2 की आवश्यकता होगी। तो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो VCRS के ऊपर बेस्ड हो, इसको सॉल्व किया जा सकता है बशर्ते आपको किसी 3 पॉइंट की एंथैल्पी मालूम हो। क्लियर है? H1, H2, H3 और H4 में से कोई भी 3 अगर आपको मालूम है तो आप हर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आता क्या है भाई? आपको वर्क इनपुट कैलकुलेट करने, हीट रिजेक्शन कैलकुलेट करने,
हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने और साथ ही सीओपी कैलकुलेट करने। तो अब यहां से सीओपी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट, और डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब। कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है भाई? H1 माइनस H4 अपॉन वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट आपका निकल चुका है H2 माइनस H1। दिस इज द वैल्यू ऑफ सीओपी। तो एक दिन एक चीज को एकदम दिमाग में बिठा लेना है कि VCRS के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करना है, किसी 3 पॉइंट की एंथैल्पी। यदि हम किसी 3 पॉइंट की एंथैल्पी निकाल लेते हैं तो हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लें और फिर देखें। अगला हमें यह सीखना है कि इन पॉइंट्स की एंथैल्पी निकाले कैसे।